हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। यहां पर आपको किसी भी क्लास के वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए किसी तरीके के पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और जो आपको कंटेंट दिया जाता है वो होता है क्वालिटी में एक नंबर। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 9 स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से केस बेस्ड क्वेश्चन। आखिरी लेक्चर है हमारे इस चैप्टर का, आखिरी लेक्चर है। कहने का मतलब है कि हमने इस चैप्टर से सब कुछ देख लिया है। स्टार्ट किया था माइंड मैप से, माइंड मैप के बाद हम गए आगे एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग, और ये लास्ट हमारा केस बेस्ड। इसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं एक करके कि कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं इस केस बेस्ड में। तो पहले हमारे पास कुछ केस आएंगे, हम उसको एक बार रीड करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद उससे जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, मतलब पहला केस हमारे सामने आ चुका है। कहता है क्या, एक बार देखते हैं। ऐसा कहना है इसका कि डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो वो डेफिनेटली वो अपने प्रॉफिट को चाहेगा, कहीं से भी उसको फायदा होना चाहिए। तो इंसान अपने फायदे के लिए करता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का एक पार्ट है डेयरिंग, और डेयरिंग वो मैनेजमेंट है जिसमें कि हम उन एनिमल्स को रखते हैं, पालते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं जिनसे हमें मिल्क मिल सके, और फिर उस मिल्क का फिर हम यूज करते हैं, और यूज करने के बाद हम उनको डिफरेंट डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए उस मिल्क को फिर हम सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये डेयरिंग एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें कि हमें मिल्क चाहिए होता है ताकि इंसान अपने डिफरेंट एक्टिविटीज में उसका यूज कर सके। फिर एक सवाल है यहाँ पे कि कैन यू लिस्ट द एनिमल्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन द डेयरी। तो बिल्कुल काउ बफेलोज को हम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, तो हमने बिल्कुल इसका जवाब दिया। फिर कहता है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी मेड विद मिल्क फ्रॉम अ डेयरी फार्म। तो डेयरी फार्म से अलग अलग क्या प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो डेयरी फार्म से हमें कर्ड मिल सकता है, डेयरी फार्म से हमें लस्सी मिल सकता है, डेयरी फार्म से बात करें तो हमें स्वीट्स मिल सकते हैं, डेयरी फार्म से अगर हम बात करें तो हमें बटर मिल सकता है, डेयरी फार्म से हमें बटर मिल सकता है, हमें घी देखने को मिल सकता है। ये सारे के सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, एक्सेट्रा और भी बहुत कुछ। ठीक है, फिर कहता है कि इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील विद द प्रोसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीज यील्ड एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मिल्क। तो बिल्कुल जब हम इस तरीके का मैनेजमेंट करते हैं तो अभी जो डेवलप्ड साइंस है इसमें इसके अकॉर्डिंग किया कुछ ऐसा जाता है कि हम हमेशा चाहते हैं कि जो हमारा जो मिल्क है इसकी क्वालिटी को अच्छा किया जाए। जितना बेटर क्वालिटी होगा, इनके टेस्ट वाइज ही भी अच्छे हो जाएंगे, और क्वालिटी अच्छा होगा, और साथ साथ इसकी क्वांटिटी को भी अच्छा करने के बारे में काम किया जाता है। तो मिल्क यील्ड इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड। तो जैसा ब्रीड होगा, जैसी उसकी क्वालिटी होगी, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो मिल्क का यील्ड है वो होना है इन द फार्म। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग द हाई यील्डिंग पोटेंशियल। तो ऐसे ब्रीड्स का चुनना जिनमें ज्यादा यील्ड की ताकत है अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया कंबाइंड विद द रेसिस्टेंस टू डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस तरीके के ब्रीड को उस किस एरिया में वो है, इन सब का चुनना बहुत जरूरी होता है। मतलब ऐसे ऐसे चीजों के बारे में ये हमें बता रहा है जो हमने डिस्कस कर रखा है। फिर कहता है कि फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज दैट द कैटल हैव टू बी लुक्ड आफ्टर, दे हैव टू बी हाउस्ड वेल, शुड हैव एडिक्वेट वाटर एंड मेंटेन डिजीज फ्री। उनका रहने का सही जगह होना चाहिए, सही पानी, डिजीज फ्री कंडीशन मेंटेन करना होगा। किसी तरीके की दिक्कत है तो उनसे फिर द फीडिंग ऑफ द कैटल शुड बी कैरिड आउट इन ए साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनर में अगर हम उस लोग कैटल को फीड करते हैं विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ फूड ऑफ फूडर। तो स्पेशल ध्यान देना है इनके खाने पे, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी में। बिसाइड्स स्ट्रेट एंड क्लीनिनेस एंड हाइजीन आर दी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस वाइल मिल्किंग। तो मिल्किंग करते समय, दूध निकालते समय आपको साफ सफाई रखने की जरूरत है, हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, दूध निकालना, उसको स्टोर करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है, इन सब समय हमें उसको क्लीन और हाइजीन
मेंटेन करना पड़ेगा। Nowadays of course much of the processes have become mechanized, which reduces the chance of direct contact of the produce with the handler. Ensuring these stringent measures would of course require regular inspections with the proper record keeping. कहने का मतलब है कि अभी के समय में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं जिनके मदद से हम जो हैं उसको उसके हाइजीन को मेंटेन कर लेते हैं। दैट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो घटते हैं। it would also help in identity and rectify the problems as early as possible. रेगुलर विजिट भी करना जरूरी है वेटरनरी डॉक्टर्स के पास। एक रेगुलर चेकअप होता है, अगर किसी तरीके की दिक्कत है तो फिर उससे लड़ने में मदद मिलती है। एंड द फॉलो इट अप द विजिट टू डेयरी फार्म इन योर लोकेलिटी एंड सीक आंसर टू दिस क्वेश्चन। आपको फिर कहा जा रहा है कि आप अपने आसपास के डेयरी फार्म में विजिट करें और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका आप आंसर करें। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है भैया? क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि इन द एनिमल्स डैश इज द मैनेजमेंट फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो यहां पर क्या भर दें हम? या फार्मिंग भरें, ब्रीडिंग भरें, कल्चरिंग भरें या फिर डेयरिंग भर दें? तो एनिमल्स की बात की जा रही है, तो इज द मैनेजमेंट फॉर मिल्क, तो मिल्क मैनेजमेंट की बात की जा रही है एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और उसके मिल्क प्रोडक्ट्स के मैनेजमेंट की बात की जा रही है। तो यहां पर जो कि डेयरिंग के बारे में हमने पढ़ा था, हम जानते हैं कि इसी में हम लोग मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग काम करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसको हो जाना चाहिए इसका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रॉस चेक करते हैं तो भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन डी जो है यही होगा इसका करेक्ट आंसर, है ना? तो इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। राइट, दूसरा सवाल आ गया है ना। दूसरा सवाल कहता है कि इन दी फार्म मिल्क यील्ड इज प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ। तो देखिए यहां पर फार्म की बात की जा रही है। किसी फार्म में जो मिल्क का यील्ड होता है वो सबसे पहले किस चीज पर डिपेंड करता है? ऑन द क्वालिटी ऑफ। किसके क्वालिटी पर डिपेंड करता है? क्या वो उस ब्रीड पे डिपेंड करता है, या सॉइल पे डिपेंड करता है, या प्लांट्स, या फिर ग्रास? ऐसा कह रहा है कि यार जिस प्लांट या ग्रास से वो फूड ले रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। सॉइल इसमें कहां से आ गया? ब्रीड। तो जैसा ब्रीड होगा सर, जितने बढ़िया क्वालिटी का ब्रीड होगा उतना बढ़िया जो है वो मिल्क का हमें यील्ड देखने को मिलने वाला है। ऑप्शन ए को होना चाहिए सर करेक्ट आंसर। क्रॉस चेक करें क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन ए हमें बताता है कि जितने बढ़िया क्वालिटी के ब्रीड हमें देखने को मिलेंगे उतना बढ़िया हमें मिल्क का प्रोडक्शन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है? इससे कहता है कि सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड रिजल्ट्स इन। तो सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड रिजल्ट्स इन, तो किसी अच्छे ब्रीड का जो हम सिलेक्शन करते हैं उससे क्या हमें फायदा मिलता है? एक कहता है कि हाई क्रॉप यील्ड हमें देखने को मिला, दूसरा कहता है कि हाई एरिया, तीसरा हाई फार्म एंड हाई मिल्क यील्ड। तो देखिए पिछला सवाल और ये सवाल जुड़ा है। पिछले सवाल में हमसे कहा गया था कि अच्छे मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, तो किस कारण से? तो चूंकि हम अच्छा ब्रीड चुन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम अच्छा ब्रीड चुन रहे हैं तो उसका क्या नतीजा होगा? नतीजा यही हुआ कि मिल्क का जो यील्ड है वो हाई हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रॉस चेक भी हमें बताता है कि बिल्कुल जितने अच्छे ब्रीड को हम चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से मिल्क का जो यील्ड है वो हाई हो जाता है। राइट, क्लियर है? फिर एक सवाल है हमारे सामने कि हाउ टू मेंटेन यील्ड पोटेंशियल। ठीक है, यील्ड पोटेंशियल को कैसे मेंटेन करें? तो कहता है कैटल शुड बी डिजीज फ्री वो हो, शुड प्रोवाइड द एडिक्वेट वाटर, शुड हैव द हाउसहोल्ड वेल एक्सेट्रा, बाय दिस वे यील्ड पोटेंशियल इज मेंटेन्ड। तो कैसे होगा? डिजीज फ्री होगा। डिजीज फ्री होगा तो कहने का मतलब है कि किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। हार्मोन्स का अगर बैलेंस है, हार्मोन्स के लेवल्स अगर बैलेंस्ड है, अगर सब कुछ कंडीशन सही है तो मिल्क का प्रोडक्शन वो सही करेगा। साथ साथ सही इन्वायरमेंट में उसको रहना चाहिए, सही से खाना पीना उसको मिलना चाहिए, साफ सुथरे जगह पर वो रहे तो ज़्यादा अच्छा है। साफ सुथरा पानी अगर उसको मिले तो इन सब तरीकों से हम मिल्क का जो प्रोडक्शन है, मिल्क का जो यील्ड है उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। बढ़ा नहीं सकते तो एक जो उसका लेवल है उसको तो मेंटेन किया ही जा सकता है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब उम्मीद है कि समझ में आ रहा है, आप इसको भी नोट कर लो।
इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ। देखिए 5वां सवाल हमारे सामने आ चुका है और 5वां सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मिल्किंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क। तो मिल्किंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने देखा, अपने पैराग्राफ्स में लिखा था कि मिल्किंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क में क्या जरूरी है। तो मिल्किंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क में जरूरी है कि हम हाइजीन और साफ सफाई का खासा ध्यान रखें। तो जब हाइजीन सही है, क्लीन है, साफ सफाई सही से है, तो ये इससे क्या होता है कि इससे इन्फेक्शन वगैरह कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर हम लोग हाइजीन और साफ सफाई मेंटेन करके रखना होता है हमें, इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग मिल्किंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हो, उसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। राइट, देखिए दूसरा सवाल हमारे सामने आ चुका है और दूसरा सवाल में पैराग्राफ में कहता है कि पोल्ट्री फार्म की बात की जा रही थी। पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स यूज फॉर फूड ऑफ और फॉर देयर एग्स। ठीक है, खाने के लिए या फिर उनके एग्स के लिए यूज किया जाता है, मतलब मीट और एग्स दोनों को हम यूज करते हैं। दैट टिपिकली इंक्लूड चिकन एंड डक्स एंड समटाइम्स टर्की एंड गीज। तो ये कुछ बर्ड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। द वर्ड पोल्ट्री is often used to refer the meat of only these birds, but in the more general sense it may refer to the meat of the other birds too. other birds की meat से भी हम इसको रेफर करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं तक सीमित है। As in dairy farming, selection of disease-free and suitable breeds proper from the farm condition, proper feed and water and hygiene and health are important components of poultry farm management. जिस तरीके से डेयरी फार्म में हमने देखा था कि साफ सफाई जरूरी है, हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, सिलेक्शन करना जरूरी है सही ब्रीड का, सेम उसी तरीके से इस वाले केस में भी ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। सही ब्रीड का हम चयन करें, जहां इसको रखा जा रहा है साफ सुथरी जगह हो, वो प्रॉपर इसको वेटरनरी डॉक्टर्स प्रॉपर विजिट करें, डिजीज फ्री ये रहे, और जो भी वाटर न्यूट्रिशन हम इसको दे रहे हैं वो प्रॉपर दें। तो इस तरीके से जो फाइनली हमें जो प्रोडक्ट जो हमें हासिल करना है एट लास्ट में, वो हमें बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। बिल्कुल, ब्रीडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें करना बहुत ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट जनरेशन को हम मेंटेन कर सकें। एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स and improving the desirable qualities of the produce. When breeding is between animals of the same breed, it is called inbreeding. Same breed में होता है तो inbreeding के नाम से जानते हैं। जब अलग अलग breed में होता है तो हम उसे outbreeding के नाम से जानते हैं। ठीक है, और inbreeding में हम क्या करते हैं, closely related individuals को 4 से 6 जनरेशन तक हम क्या करते हैं, मीटिंग करवाते हैं। फिर कह रहा है कि द ब्रीडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में कुछ लिखता है कि सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड। तो जितने भी मेल हैं उसमें सुपीरियर को चुनते हैं और जितने भी फीमेल्स उसमें सुपीरियर को चुनते हैं, फिर उनमें फिर उनमें मेटिंग करवाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें जो इससे मीटिंग करवाएंगे तो जो फिर हमें जो इंडिविजुअल मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मिलने वाला है। तो जो भी हमारा इल्ड है वो बेस्ट क्वालिटी का हो सकता है। ठीक है, superior female in case of cattle is the cow buffalo that produces more milk per lactation. On the other hand, superior males is the bull which gives rise to the superior progeny as compared to those of the other male. अब देखिए, अगर सुपीरियर फीमेल आ जाती हैं ऑफ स्प्रिंग के रूप में तो उस केस में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो हाई देती हैं। अगर सुपीरियर मेल आते हैं तो उस केस में वो सीमेन का डोनेशन करते हैं, उस केस में वो सीमेन का डोनेशन करते हैं और फिर जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग आता है वो भी अच्छे क्वालिटी का होता है। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चंस पहला कहता है कुछ ऐसा कि व्हेन द ब्रीडिंग प्रोसेसेस अकर्स बिटवीन द सेम ब्रीड ऑफ द एनिमल्स इट इज नोन एज। जब सेम ब्रीड के बीच में जब ये ब्रीडिंग होगा तो हम इसे किस नाम से जानेंगे? क्या हम इसे इन ग्रेजिंग के नाम से जानेंगे, या फिर हम इसे इन ब्रीडिंग के नाम से जानेंगे, या फिर हम इसे आउट ग्रेजिंग के नाम से जानेंगे, या फिर हम इसे आउट ब्रीडिंग के नाम से जानेंगे? तो जब ब्रीडिंग होता है बिटवीन द सेम, तो सेम से हमारे सामने आ जाता है इन, और फिर यहाँ पे ब्रीड हो रहा है तो उसको तो हम ब्रीडिंग कहेंगे ही। तो इस हिसाब से इन ब्रीडिंग ऑप्शन बी ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार क्रॉस चेक करें क्या?
सही है, क्रॉस चेक में भी हमें बता रहा है कि इसका आंसर जो है वो इनब्रीडिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। दूसरा सवाल में कहता है कि ए काउ और बफेलो विच प्रोड्यूस मिल्क पर लैक्टेशन इज ए। तो एक काउ है या बफेलो है जो कि मिल्क पर लैक्टेशन मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे आउटब्रीड फीमेल के नाम से जानते हैं, या फिर कैटल फीमेल, या फिर इंफीरियर फीमेल, या फिर सुपीरियर फीमेल? तो जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सुपीरियर फीमेल्स जो होती हैं, तो यहां पर जो हम लिखेंगे सुपीरियर फीमेल, यहां पर हम लिखेंगे कि काउ बफेलो जो मिल्क प्रोडक्शन कर रही है पर लैक्टेशन, उन्हें हम सुपीरियर फीमेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी को करेंगे हम टिक, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक बार क्रॉस चेक करना चाहेंगे, क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। समझ में आ रही चीजें? तीसरा सवाल कहता है कि डैश इज द क्लास ऑफ द डोमेस्टिकेटेड फाउल व्हिच प्रोवाइड्स फूड एंड एग्स। तो डेयरी फार्मिंग से क्या हमें मिलता है, या फिर ग्रेजिंग है, या पोल्ट्री है, या मिल्किंग है? कई बार हमने देख लिया, अब तो ये चैप्टर हमारा बहुत ज्यादा क्लियर है कि दिस पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री ऑप्शन सी, इसके से हम क्या कहते हैं, फॉल्स से एग्स एंड मीट वगैरह का यूज करते हैं। तो दिस फार्मिंग, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, बहुत ही आसान है। और फिर चौथा क्वेश्चन क्या हमारे सामने, तो इनब्रीडिंग क्या है? तो द मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल विच आर द मोर क्लोजली रिलेटेड विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। तो जब 4 से 6 जनरेशन में जब आपस में मीटिंग होती है तो इसको फिर हम इनब्रीडिंग के नाम से जानते हैं, राइट। विच इज द मेन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो बहुत इसेंशियल चीजें क्या है? तो हेल्थ केयर इज द मेन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। हेल्थ केयर ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो जब बर्ड फ्लू फैलता है तो ये एक साथ बहुत बड़े पॉपुलेशन को ये मारता चला जाता है, फिर ये सब में एक से दूसरे से तीसरे में बहुत जल्दी फैलता है। तो इसी हिसाब से हेल्थ केयर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल चीजें हैं। तो ये रहे इससे कुछ 5 क्वेश्चंस, इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ, की उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आ जाते हैं अपने हम तीसरे सवाल की तरफ, की तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है। देखिए तीसरे सवाल में बात की जा रही है, कह रहा है आउटब्रीडिंग। तो आउटब्रीडिंग क्या है? आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स which may be between individuals of the same breed but no having the common ancestors for 4 to 6 generation। डिफरेंस यहां पर यही आ जाता है इनब्रीडिंग से कि वहां पर कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं 4 से 6 जनरेशन तक, और यहां पर क्या है कि कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते हैं 4 से 6 जनरेशन तक। सो दिस इज द केस ऑफ आउटब्रीडिंग। और बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड्स इज क्रॉस ब्रीडिंग, और अलग अलग ब्रीड के बीच में अगर करवाया जा रहा है तब तो वो क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, और अगर डिफरेंट स्पेशीज के बीच में करवा दिया जा रहा है तो फिर हम उसे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस मेथड में मेल एंड फीमेल को सेलेक्ट किया जाता है ऑफ द 2 डिफरेंट स्पेशीज। एक स्पेशीज का मेल होता है और दूसरे स्पेशीज का फीमेल, दोनों को मेट करवाया जाता है। इन सम केसेस द प्रोजेनी में कंबाइन द डिजायरेबल फीचर, किसी किसी में जो फीचर चाहिए वो हमें मिल जाता है ऑफ द बोथ द पेरेंट्स एंड मे बी कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि हमारे पास एक म्यूल, इकोनॉमिकल वैल्यूज में ये हमें बहुत ही ज्यादा कम खर्चे में हमें ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। डू यू नो व्हाट क्रॉस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द म्यूल? कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट यूजिंग द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब कि सिंपल हमें टाइप्स के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग के बारे में। इनब्रीडिंग देखा था, अब हमने आउट क्रॉसिंग देखा, हमने इनब्रीडिंग देखा था, आउटब्रीडिंग देखा, आउट क्रॉसिंग देखा, क्रॉस ब्रीडिंग देखा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन देखा। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। कह रहे हैं कि द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज चूजन एज द पेरेंट। मेल से सीमेन कलेक्ट करेंगे और उसको फिर इसको इंजेक्ट करेंगे इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल्स। द सीमेन में बी यूज्ड एज इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन एंड यूज लेटर डेट, या फिर उसको तुरंत यूज करो या फिर उसको फ्रोजन कर दो और कुछ समय के बाद जब जरूरत है तब उसको यूज में ला सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन द फ्रोजन फॉर्म टू वेदर द फीमेल इज हाउस्ड।
तो इसको फ्रोजन कर देना है और फिर इसको ट्रांसपोर्ट करना है कहीं दूर, तो फिर हम उसे उस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इन दिस वे द डिजायरेबल मेटिंग्स आर कैरिड। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो मेटिंग हम चाहते हैं हम वो करवा पाते हैं। Artificial insemination helps us overcome several problems of the normal mating. Can you discuss the list some of them? Often the success rate of crossing mature male and female animals is fairly low even through artificial insemination is carried out. To improve the chances of successful production of hybrids, other means are also used. जैसे कि MOET का हम यूज करते हैं, is one of the such programs for herd improvement. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरह से हम अपने डिजायरेबल जो भी हमें चाहिए, जो भी हमें ब्रीड चाहिए, हम वो पाते हैं, है ना। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन आ गया कुछ ऐसा कि व्हेन द ब्रीडिंग प्रोसेस अकर्स, जब ब्रीडिंग प्रोसेस होता है बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ एनिमल, इट इज नोन एज, अलग ब्रीड में हो, इन डिफरेंट ब्रीड, अलग अलग ब्रीड में होता है, तो हम उसे क्या नाम कहते हैं? क्या हम उसे इन ब्रीडिंग कहते हैं, क्या हम उसे आउट ब्रीडिंग कहते हैं, या हम उसे प्री ब्रीडिंग कहते हैं, या हम उसे पोस्ट ब्रीडिंग कहते हैं? तो अलग अलग में होता है, तो दिस इज द केस ऑफ आउट एंड ब्रीडिंग हो रहा है, तो आउट ब्रीडिंग हो जाएगा। इस हिसाब से हमें ऑप्शन बी जो है ये हमें कुछ इससे मिलता हुआ लग रहा है। तो ऑप्शन बी जो आउट ब्रीडिंग है, हम इसे टिक करेंगे एंड एक बार क्रॉस चेक करेंगे, तो क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये रहा, इन द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमेन इज इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल। तो सीमेन को जो है हम लोग फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंजेक्ट करते हैं बाय दी किसके थ्रू, कौन करता है? मेल फीमेल ब्रीडर ब्रीड्स, तो ब्रीड खुद कर लेंगे क्या, या फिर कोई ब्रीडर है वहां बैठा जो ये करवाएगा, या मेल या फीमेल? तो सर देखिए यहाँ पे जो ब्रीडर बैठा है ना, वो ये काम जो ब्रीडर है वो करवाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ना वो कुछ रिलेटेड और सुटेबल लग रहा है। क्रॉस चेक देखें तो बिल्कुल क्रॉस चेक में भी समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हम गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। तीसरा सवाल हमसे कहता है कि इन द आउट ब्रीडिंग प्रोसेस में एनिमल्स हैव नो कॉमन एंसेस्टर्स फॉर डैश जनरेशन। तो आउट ब्रीडिंग है तो इसमें कॉमन एंसेस्टर्स तो नहीं होंगे। कितने कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होंगे? क्या जीरो वाला केस आएगा यहां पर निकल के? तो नहीं, जीरो वाला केस नहीं आएगा। क्या यहाँ पे सेम जनरेशन वाला केस सेम भी नहीं आएगा? नो जनरेशन इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। तो हमने जहां तक देखा है, जाना है, समझा है कि 4 से 6 जनरेशन तक एटलीस्ट हमें कॉमन एंसेस्टर्स नहीं देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शन डी कहता है कि मुझे सही होना है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4 से 6 जनरेशन तक यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते हैं। क्रॉस चेक करते हैं, और क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही हैं चीजें? आप इसको भी नोट कर सकते हो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछता है? कहता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेनी दैट कंटेन्स कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। एक ऐसे प्रोजेनी के बारे में बताना है जो कि बोथ पेरेंट्स को के फीचर को वो कैरी करता है। तो देखिए इसमें हमने बोला था कि जब हम 2 स्पेशीज को रखते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशीज 1 है और यहाँ पे हम इसको मेट करवाना चाह रहे हैं दूसरे स्पेशीज से, स्पेशीज कोई हमारे पास 2 है, इन दोनों से जब करते हैं तो हम इसको नाम देते हैं दैट इज की इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। सवाल समझ गए? इस केस में हमारे पास एक एग्जांपल था दैट इज की म्यूल। तो द म्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेनी दैट कंटेन द बोथ द फीचर्स ऑफ द पेरेंट। यहाँ पर डोंकी और हॉर्स के कॉम्बिनेशन से हम इसे तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
MOET का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो बहुत ही आसान सा है। अब तो सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर ही हैं, कुछ कुछ चीज़ें बच रही हैं, एक बार हम देख करके ख़त्म करने ही वाले हैं अपने इस चैप्टर को। लास्ट मोमेंट चल रहा है ये, तो इसमें हम इस चीज़ को समाप्त करेंगे। तो कह रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ MOET इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, राइट। नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम डिस्कस करते हैं अपने अगले सवाल को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है बी कीपिंग से, जिसको हम लोग एपीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। मधुमक्खियों को पालना है और ऐसा इसलिए करना है ताकि हम इससे ढेर सारा फायदा उठा सके। फायदा हमें उठाना है, हम इससे हनी लेंगे, हम इसे बी वैक्स लेंगे, हम इसके एग्रीकल्चर पर्पस में भी हम इससे मदद लेने वाले हैं। तो देखिए कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हाइव ऑफ द हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। इट हैज आल्सो बीन एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज। हनी इज अ फूड फॉर हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। हनी जो है वो हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला फूड है एंड ऑल्सो फाइंड यूज इन द इंडिजिनस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स, राइट। मेडिकल साइंस में भी इसको यूज करते हैं, आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा डिमांड है। हनी बी जो है वो प्रोड्यूस करता है बी वैक्स को, विच फाइंड मैनी यूज इन इंडस्ट्रीज सच एज प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेस ऑफ वेरियस काइंड्स में इसका यूज होता है। The increased demand of honey has led to large scale beekeeping practices। तो हनी के बहुत बड़े डिमांड ने बी कीपिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया है। इट हैज बिकम एन एस्टैब्लिश्ड इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्रीज वेदर प्रैक्टिस्ड ऑन द स्मॉल और द लार्ज स्केल। तो इसके बारे में गवर्नमेंट भी एक्चुअली कहती है कि एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम्स में के तहत वो बी कीपिंग को भी एडवाइस करती है, जस्ट बिकॉज कि वहां से आपको हनी की प्राप्ति होती है, ठीक है। Beekeeping can be practiced in any area whether there are sufficient bee pastures of some wild shrubs, fruits, orchids and cultivated crop। किधर भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ है कि there are the several species of honey bee which can be reared। तो बहुत ही several species, कुछ species जिसको rear किया जाता है, जिसमें one of the most common है Apis indica। तो Apis indica जो है इसको तो ये बहुत ही ज़्यादा common है, मैक्सिमम केसेस में यही देखने को मिलता है। Beehives can be kept in one's courtyard or on the veranda or the house of even the छत पे भी आप कर सकते हैं। Beekeeping is not labor intensive। Beekeeping through relatively easy does require some specialized knowledge and there are the several organizations that teach beekeeping। कुछ हैं some of the following important for successful beekeeping जो है knowledge of the nature and habits of bee। बी के नेचर और हैबिट के बारे में जानना जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर बी कीपिंग, सही लोकेशन क्या है आपके, आप जिधर करना चाहते हो उसमें भी जो सही लोकेशन है वो क्या है। कैचिंग ऑफ हाइविंग ऑफ द स्वार्म्स, ग्रुप ऑफ बीज को पकड़ना, ये सब भी आना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में उसको अलग अलग तरीके से कैसे मैनेज करना है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर है हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। तो हनी और बी वैक्स को आपको कलेक्ट करना है। Bees are the pollinators of many of the our crop species। जो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी देखा है कि किस तरीके से ये अच्छा एक पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। सनफ्लावर, ब्रेसिया, एप्पल, पीयर, इन सब पे ये करवा रहा होता है। कीपिंग beehives in the crop field during the flowering period increases pollination। फ्लावरिंग पीरियड के दौरान अगर हम लोग बी हाइव्स को अगर हम क्रॉप फील्ड में डालते हैं तो वो पॉलिनेशन करवाएंगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा एल्ड होने वाला है क्रॉप का। तो इसमें भी ये अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनेटर्स फॉर पीयर, सनफ्लावर, ब्रेसिया, एप्पल्स एंड क्रॉप। तो अभी अभी हमने देखा कि बीज है भैया, एक हमारे पास ऑप्शन है बीज, फिर है स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, लाइस। तो ये तीन तो पहले ही काट दो, 1 2 3। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्रॉस चेक करना चाहेंगे हम, बिल्कुल क्रॉस चेक में समझ में आता है कि ऑप्शन ए बीज ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। दूसरे सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एपीकल्चर और एपीकल्चर ऑफ बी कीपिंग, नहीं और ऑफ नहीं है, दिस इज दी और। तो एपीकल्चर और बी कीपिंग इज द प्रोसेस वेयर मेंटेनेंस ऑफ डैश अकर। जहां हम किसका मेंटेनेंस करते हैं, क्या हम लोग नेस्ट का करते हैं या शेल्स का करते हैं या हाइव्स होता है या नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि बी कीपिंग जो है वो बी हाइव में हमें देखने को मिलता है। तो बी हाइव, ऑप्शन सी हाइव्स हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। आप भी इसको नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि आपके पास रहे, आप इसको पढ़ के रिवाइज कर सको। राइट, आगे चलें। और स्क्रीनशॉट निकाल के सिर्फ इसको फोन तक ही नहीं छोड़ देना है, लैपटॉप तक ही नहीं छोड़ देना, आपको इसको लिखना है अपने नोटबुक्स में। राइट, तीसरा सवाल क्या है, तो कहता है कि फूड दैट हैव हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू इज डैश इन द एपीकल्चर। एपीकल्चर से मिलना है, कर्ड मिलेगा क्या? ना। मशरूम मिलेगा? नहीं। हनी हाँ मिलेगा, एपीकल्चर से मिलेगा, मिल्क नहीं। तो ऑप्शन सी ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एपीकल्चर लिखा है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हनी हो जाएगा। क्रॉस चेक करें क्या? करना तो पड़ेगा, करने पे भी पता चल रहा है कि बिल्कुल ऑप्शन सी हनी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 हमसे क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, सवाल नंबर 4 हमसे क्या कहता है? तो सवाल नंबर 4 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि राइट एनी 3 सक्सेसफुल वेज ऑफ बी कीपिंग। तो कोई 3 सक्सेसफुल वेज बताना है बी कीपिंग का। तो द सक्सेसफुल वेज ऑफ बी कीपिंग इंक्लूड द बी हाइव कीपिंग इन सेलेक्टेड सुटेबल लोकेशन। बी हाइव को सेलेक्टेड सुटेबल लोकेशन पर डालना है। हनी एंड बी वैक्स कलेक्शन, हनी और बी वैक्स का कलेक्शन होना चाहिए। कैचिंग ऑफ स्वॉन्स हमें एंड हाइविंग ऑफ स्वॉर्म्स एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हाइव्स इन वेरियस सीजन। तो इन कुछ तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, बी कीपिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आप भी बी कीपिंग कर सकते हैं इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हो तो। ठीक है, पांचवा सवाल कहता है व्हाट डज हनी बी प्रोड्यूस। तो हनी बी से हमें मेनली 2 चीजें मिलती हैं। एक तो हमें हनी हनी देखने को मिलता है जो हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू का है, और दूसरा है हमें बी वैक्स मिलता है जिसका फिर इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड पॉलिशर्स। तो इन सब चीज़ों में इसका यूज़ हो रहा होता है। तो इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं अपने 5वें और आखिरी सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। राइट, 5वां सवाल हमारे सामने है और 5वां सवाल हमसे कहता है कि वन ऑफ द ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस न्यूट्रिशन इज द सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन के मदद से हम कमी जो हो रखी है किस चीज की, तो जो प्रोटीन की कमी है उसको पूरा करते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमंस में। माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है और जिसे गुड प्रोटीन लिया जा सके। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी है मतलब कि एक तरीके का एक बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया को कहते हैं, मतलब एक्चुअली साइनो बैक्टीरिया है ये। जैसे स्पाइरुलिना है, कैन बी ग्रोन easily materials like wastewater from potato processing plant containing starch, straw, molasses, animals manure and even the sewage to produce a large quantity and can serve as food for rich protein। तो इससे rich protein मिलता है। देखोगे तो कहोगे ईयू कितना गंदा है, लेकिन इससे हमें कितना प्रोटीन कितना ज्यादा मिलता है। मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स। इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन ऑल्सो रिड्यूसेस द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। और इस तरीके का यूटिलाइजेशन साथ साथ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी रोकता है और हमारे लिए फायदेमंद भी है। कह रहा है कि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल्ड टू कीप पेस विद द डिमांड एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंट फास्ट एंड इफिशिएंट सिस्टम्स ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजीज कॉल्ड टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप। और साथ साथ यहाँ पे टिश्यू कल्चर के बारे में बात किया जा रहा है। टिश्यू कल्चर से अब क्या समझते हैं, तो 1950s में साइंटिस्ट ने किया दैट द होल प्लांट कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट। तो एक छोटे से पार्ट से हम पूरे प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। एंड एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन एंड ग्रो इनटू द टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन। कंडीशन जरूर है कि स्टेराइल रखना है, किसी तरीके का माइक्रोबियल इंटरफेरेंस यहाँ नहीं होना चाहिए इन द स्पेशल न्यूट्रिटिव मीडिया। दिस कैपेसिटी टू जनरेट द प्लांट फ्रॉम इज कॉल्ड एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो इसके बारे में आप अब अपने पढ़ा है और हायर क्लास में जाओगे तो और ज्यादा पढ़ोगे। It is important to stress here that the nutrient medium must provide the carbon source। कार्बन सोर्स होना चाहिए, जैसे सुक्रोज हो, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, अमाइनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और ये सारी चीजें जहां हम रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कल्चर मीडिया के नाम से जानते हैं। By the application of these methods it is possible to achieve the propagation of large number of plant in a very short duration। This method of producing thousands of plants through tissue culture is called माइक्रो प्रोपेगेशन को नाम से जानते हैं। Each of these plants will generate identical and original plants। जैसा पेरेंट है वैसा ही प्लांट देखने को मिलता है, मतलब कि वो सोमा क्लोन्स हमें देखने को मिलेंगे। Many important food plants जैसे कि टोमेटो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा
इन सबको कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, टिश्यू कल्चर का यूज़ किया जाता है। कभी कोशिश करना कि अगर कोई टिश्यू कल्चर के लैबोरेटरीज में आपको घूमने का मौका मिले, अगर आप साइंस लेके मतलब आप आगे अगर इस रिसर्च फील्ड में जाते हो तो ज़रूरी है आपको मौका मिलेगा, और फिर आप देखना कि वो कैसे होता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सवाल है ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी दूसरा नाम, कहने का मतलब है कि बात की जा रही है साइनोबैक्टीरिया की, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, क्या पैरासाइट है ये, स्पाइरुलिना, ब्लैटोडेई या नॉन ऑफ दीज। तो स्पाइरुलिना जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसको हमने क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल स्पाइरुलिना जो है ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। The method in which the thousands of plants are produced through tissue culture is known as। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर के थ्रू जो एक बार में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है, क्या हम उसको टिश्यू कहते हैं या टोटिपोटेंसी कहते हैं या हम उसे सोमोक्लोन्स कहते हैं या हम इसे प्रोपेगेशन कहते हैं। हम इसको टिश्यू नहीं कहते हैं, टोटिपोटेंसी भी नहीं कहते हैं, सोमोक्लोन्स भी इस टर्म को नहीं कहते हैं, हम उसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। दैट इज बाय प्रोपेगेशन हम यहाँ पर टिक करेंगे और क्रॉस चेक करेंगे, तो क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है, राइट। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोमाक्लोन्स। सोमाक्लोन की बात की जा रही है, तो सोमाक्लोन उससे होता है ना, सोमाक्लोन उसको कहते हैं जो किससे निकल करके आता है, तो टिश्यू कल्चर से हमें देखने को मिलता है, टिश्यू कल्चर से हमें देखने को मिलता है। ये टिश्यू कल्चर करवाता है, हाँ, ये करवाता है, हाँ, इसमें होता है तो हाँ, तीनों में होता है बिल्कुल, तो ऑल ऑफ देम हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी को हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्रॉस चेक करें क्या, क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 कहता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सोमाक्लोन और टोटिपोटेंसी को डिफाइन करना है। तो देखिए, सोमाक्लोन आर द प्लांट विच आर प्रोड्यूसर फॉर द टिश्यू कल्चर से जो निकल करके आते हैं, और चूंकि ये 100% आइडेंटिकल होते हैं तो ये क्लोन है, और हम जब ये टिश्यू कल्चर से निकल करके आते हैं तो हम इसे सोमाक्लोन के नाम से जानते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स को जो 100% सिमिलर होते हैं पेरेंट के, हम उन्हें क्लोन के नाम से जानते हैं। टिश्यू कल्चर से जो आते हैं हम उन्हें सोमाक्लोन कहते हैं, ठीक है। टोटिपोटेंसी क्या है, तो जब स्टेराइल कंडीशन के अंदर प्लांट के किसी भी एक पार्ट से, जब हम लोग प्लांट के किसी भी एक पार्ट से हम क्या करते हैं, फिर हम बहुत सारे प्लांट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसकी यही क्षमता टोटिपोटेंसी है। Under a sterile condition, when the part of the plant is taken out and grow in the test tube, the certain nutrients material in this ability of generating the whole plant from the ex plant is known as totipotency, ठीक है। कई दफा देख लिया है हमने। एक आखिरी सवाल ये है कि व्हाट डज न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड। न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होता है, जो कल्चर मीडिया देते हैं हम क्या देते हैं उसमें, हम उसमें कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स देते हैं, विटामिन देते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर देते हैं, कुछ कार्बन के सोर्सेज देते हैं। बाय द न्यूट्रिएंट मीडियम, दैट इज, इससे क्या होता है कि वो जो सेल है वो ग्रो करता है, एंड फाइनली जो हमें चाहिए एक सेल से एक से अनेक चाहिए वो हमें मिल पाते हैं। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें देते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट निकालना है। तो इस तरीके से किया हमने अपने इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। कोई डाउट है आपसे, आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स की एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल ही फ्री में दिए जाते हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो सीबीएसई का हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हो, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, सबकी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वीडियोस मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब के चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ आना है, आपको क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट पे जाना है, लेक्चर्स को चुनना है, देखना है, एंजॉय करना है, एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।